सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। क्या शेयर प्राइस हो सकता है, किस तरह का बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, ये समझेंगे। फिर कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये जो आपने एनालिसिस की है इसकी गारंटी क्या है, तो उनके लिए भाई इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। तू जा, मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई नहीं, बहुत ये बड़ा स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। तू जा, अमाउंट तू की जा। बात। अरे बाबा नहीं, भाई तू जा। अच्छा भाई यहाँ पे इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा बिजनेस को, ना कि गारंटी या कंफर्मेशन के हिसाब से इस वीडियो को देखना है। पहले आप बिजनेस को समझिए, उस बिजनेस में आपको कॉन्फिडेंस अगर आता है उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं ये वीडियो आज इसलिए भी पिक किया है क्योंकि जो हमारे वन ऑफ द व्यूअर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है जियो फाइनेंस पे वीडियोस बनाने के लिए, तो इसी रिक्वेस्ट पे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक अभी ऐसी कंपनी है जो कि स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी हिस्ट्री रही है इस कंपनी की, प्लस ये रिलायंस के साथ हमेशा से मर्ज रहा है, तो इसकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है। लेकिन इसका जो पैटर्न है और जो इसके रेवेन्यू मॉडल्स हैं और जो इसका फ्यूचर कह सकते हैं फिनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, वो एक स्टार्टअप की तरह है। तो इसलिए इसको समझने में थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसा कि हम में से कई लोगों को शायद पता हो कि ये रिलायंस से डीमर्ज हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, यानी कि बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे वर्टिकल्स उस एक बड़े रिलायंस ग्रुप के अंदर आते हैं, उनमें से ही एक पार्ट हुआ करता था जियो फाइनेंशियल्स, जो कि अब डीमर्ज होकर के अलग लिस्ट हुआ है शेयर मार्केट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, कंपनी करती थी, बट अब ये एज ए शेयर अलग से लिस्ट हुआ है एनएसई और बीएसई में। ये हुआ था अगस्त 23 में। इसकी न्यूज़ करीब अराउंड अक्टूबर नवंबर 22 में आ गई थी। तब से इसमें काफ़ी एक हलचल हो रही थी रिलायंस के शेयर्स को भी लेकर के। तो इसका जो चार्ट पैटर्न मूव हुआ है, तो एक ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ था जब ये लिस्ट हुआ था। इसके पीछे का जो रीज़न था, पहले आप ये समझ लीजिए। हमने हमारे प्राइमरी क्लास के वीडियो में बात करी थी कि रिलायंस इंडस्ट्री किस तरह से बहुत ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है निफ्टी 50 में, और कई जो डीआईआईज और एफआईआईज होते हैं उनके जो इन्वेस्टमेंट मेथड होते हैं वो उसी वेटेज के अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जब तक डीमर्ज नहीं हुई थी, तब तक जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बड़े बड़े फंड ग्रुप्स हैं, वो अपने एक पर्टिकुलर शेयर रिलायंस में रखते थे। तो जैसे ही जियो फाइनेंशियल वहां से स्प्लिट हुआ, उनके पोर्टफोलियो में एक एक्स्ट्रा शेयर आ गया, प्लस उस एक्स्ट्रा शेयर में कुछ अमाउंट ऑटोमेटिकली एलोकेट हो गया। अगस्त 23 में जब रिलायंस से डीमर्जिंग हुई थी जियो फाइनेंशियल्स की, तब रिलायंस का जो शेयर था वो ऑलमोस्ट 2700 के अराउंड था। उस समय जियो फाइनेंशियल्स अगस्त में 250 के अराउंड डीमर्ज होकर के अलग से लिस्ट हुआ। इसको ऐसा समझिए कि अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल है जिसने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए रिलायंस में लगा रखे हैं, उसका 10% यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 10 लाख के करीब डीमर्ज होकर के उनके पास एक एक्स्ट्रा शेयर आ गया जियो फाइनेंशियल्स का, जिसमें ऑलमोस्ट उनके 10 लाख रुपए एलोकेटेड थे। उन्हें लगा कि यार जियो में हमें इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं करना है, तो उन्होंने वहां पे अपनी पोजीशन कट करनी शुरू करी, और इस ड्यूरेशन में अगले ऑलमोस्ट 10 दिनों में बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग हुई और जियो के जो शेयर है वो काफी ड्रास्टिकली नीचे गया। वहीं अगर आप देखोगे तो रिलायंस के शेयर भी अकॉर्डिंगली उस समय कट डाउन हुए, क्योंकि लोगों ने अपने रिलायंस और जियो के वेटेज को बैलेंस किया। उसके बाद से एक कह सकते हैं एक रैली स्टार्ट हुई, वापस से वही 200 का बेस बना करके, और वो रैली करते हुए अभी जो शेयर है वो 360 पे आके स्टैंड कर रहा है। अब अगर मैं जियो फाइनेंशियल्स की कुछ फंडामेंटल्स बात करूं, तो अभी जो इसका स्टॉक का पीई है वो 143 चल रहा है। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये पीई किस तरह से सुटेबल है, क्योंकि हमने हमारे एक वीडियो जहां पे हमने हाई पीई रेशियो के स्टॉक्स को एनालाइज करने का प्रोसेस समझा था, वो वीडियो में हमने बात करी थी कि एक हाई पीई होना हमेशा डिसएडवांटेज नहीं होता है, उसके अंदर की हमको बिजनेस को समझना होगा। वो हम आज यहाँ पे इस वीडियो में डिकोड करेंगे। आरओसी इसका भी काफी कम दिख रहा है, 1%, आरओई 1%, बट इसको भी हम समझेंगे कि क्या इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज उसी पे सक्सेस फैक्टर डिपेंड करता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी इसका 85% के अराउंड है। अब आगे बढ़ने से पहले हम कंपनी को समझते हैं, क्योंकि आधी जनता कंपनी को समझने में लेजीनेस दिखाती है, मेहनत नहीं करती है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहता है कि हम कंपनी को समझें, कंपनी के अंदर के बिजनेस को समझें, और अकॉर्डिंगली हम उसके प्रोजेक्शन पे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि उसमें कितनी ग्रोथ छुपी हुई है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। एक इनका जो अपना अर्निंग प्रेजेंटेशन अप्रैल के मंथ में दिया है, अब इसमें इन्होंने कुछ अपने बेसिक फंडामेंटल्स की बात करी है। कंपनी को अगर आप समझते हैं तो देखिए, JFSL जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये एक होल्डिंग कंपनी है। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको फिर इसके अंदर की जो सब कंपनीज हैं या जो सब्सिडरीज हैं, उसमें आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के बिजनेसेस में काम करने वाले हैं। जियो के अंदर 4 तरह के बिजनेसेस होने वाले हैं। एक है इनका बिजनेस लेंडिंग और लीजिंग का, दूसरा है पेमेंट सर्विसेज, तीसरा है प्रोटेक्शन यानी कि इंश्योरेंस, चौथा है इन्वेस्टमेंट, जहां पे एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट्स के सर्विसेज ये प्रोवाइड करने वाले हैं। ये इनके 4 अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं। अब इनको डिटेल में समझते हैं। लेंडिंग यानी कि यहाँ पे फिनेंशियल लेंडिंग करना, जहां पे ये लोन की तरह पैसे देते हैं अपने कस्टमर्स को, एंड देन अकॉर्डिंगली उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। रियल मार्केट में 2 तरह के लीगल लेंडर्स होते हैं।
एक तो बैंक्स जो कि आपको लोन्स देते हैं, ये बैंक एक बैंकिंग ग्रुप होता है जो कि आरबीआई के अंडर रजिस्टर होता है और अकॉर्डिंगली वो बैंक के मॉडल से लेंड करते हैं मनी। दूसरा होता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सो ये जो जियो का जो लेंडिंग का सेगमेंट है, बिजनेस है, वो एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। ये एक बार आरबीआई के साथ जब रजिस्टर हो जाएगा तो ये लोन्स प्रोवाइड कर सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी ये फिनेंसिंग कर रहे हैं, बट अभी ये सिर्फ अपने वेंडर को फिनेंस दे रहे हैं, यानी कि ये जो इनके पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये बिजनेसेस करते हैं, सिर्फ उनको ही मनी ये लेंड कर रहे हैं। बट आगे जाकर के इनके पूरे अलग अलग तरह के लेंडिंग ऑप्शंस हैं, यानी कि ये होम लोन्स भी देंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देंगे, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी देंगे। सो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट इनका डायरेक्टली कंपटीशन बनता है हाउस लोन देने वाली कंपनियों के साथ। बजाज फाइनेंस, आवास फाइनेंशियर्स, इस तरह की कंपनियों का ये एक तरह से कंपटीशन है। ये जो इनका पर्टिकुलर पिलर है लेंडिंग वाला। लीजिंग, लीजिंग मतलब होता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट को या किसी भी एसेट को कंपनी एक कुछ लिमिटेड टाइम के लिए किसी को भी यूज करने के लिए दे देती है, जहां पे ये डैश का सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। डैश का मतलब होता है डिवाइस एज ए सर्विस। डिवाइस में कहने का मतलब है कि ये एयर फाइबर, फोन, लैपटॉप, शिप, सोलर पैनल, ईवी बैटरीज और आईटी इक्विपमेंट्स। आप यहाँ पे डिवाइसेस के नाम देखिए, ये वो सारे डिवाइसेस हैं जहां पे ये सोचते हैं कि हम इन डिवाइसेस को एक तरह से लीज पे देंगे, किराए पे देंगे, समझ रहे हो आप। तो आप समझिए कि ये भी एक तरह का बिजनेस है जो कि इंडिया में काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ चीजें रेंट पे मिल जाएं, कुछ चीजें लीज पे मिल जाएं, इनमें से ऑलरेडी आपके लोकल कोई बिजनेसमैन से, बट ये यहाँ पे लीजिंग सर्विसेज के थ्रू ये सारे डिजिटल डिवाइसेस ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने मार्केट में उतार रहे हैं। सो आप यहाँ पे भी देखिए कि इनका ये वाला जो सेगमेंट ऑफ बिजनेस है, ये डेफिनेटली एक रिटेल कंज्यूमर के लिए तो शायद नहीं है, बट अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के डिवाइसेस लीज पे देने का काफी ऑलरेडी एक बिजनेस मॉडल है इंडिया में, जहां पे आईटी कंपनीज अपने आईटी इक्विपमेंट्स खरीदने की बजाय किराए पे लेके रखती हैं, ठीक है। लैपटॉप्स भी किराए पे लेके रखते हैं एंड अकॉर्डिंगली इसी तरह के कस्टमर बेस इनके आगे जाके बनेंगे, जहां पे वो लोग बल्क में अपने इन डिवाइसेस को किराए पे या लीज पे, जैसा कि हम बोल सकते हैं, वो लेंगे। तो ये बिजनेस भी एक तरह का सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है जो कि लेंडिंग एंड लीजिंग के कैटेगरी में फॉल करेगा। नेक्स्ट हम बात करें पेमेंट्स की। सो पेमेंट्स हम सब ऑलरेडी काफी ज्यादा यूज टू हो चुके हैं, यूपीआई पेमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। आज हर एक रिटेलर और बड़े मर्चेंट्स, छोटे मर्चेंट्स, हर कोई डिजिटल सर्विसेज यूज कर रहा है अलग अलग तरह के। वहां पे देखा जाए तो जियो अपना एक पेमेंट बैंक्स का ऑप्शन लेके आ रहा है। ये जो पेमेंट बैंक है, आप ये समझिए कि ये एक तरह का डिजिटल बैंक की तरह अपने आप को स्टैब्लिश करने वाले हैं, जहां पे ये एक डिजिटल डेबिट कार्ड ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और इन्होंने डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स भी लॉन्च ऑलरेडी कर रखा है। सो यहाँ पे ये एक बैंक की तरह भी अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, जिसके लिए ये आरबीआई के साथ इनके लाइसेंसिंग के प्रोसेस चल रहा है। सेकंड सेगमेंट जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। यहाँ पे ये डायरेक्ट कंपटीशन बनता है पेटीएम का, गूगल पे का और फोन पे का। अब यहाँ पे जब ये अपने इस सर्विसेज को लॉन्च करेंगे और एलैबोरेट करेंगे, सो डेफिनेटली यहाँ से भी एक काफी अच्छा इनको बिजनेस मॉडल इनका जनरेट होगा। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एक अपना वॉइस बॉक्स मुंबई के एरिया में लोकल पायलट लॉन्च कर चुके हैं, जहां पे जियो पेमेंट्स ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्पेशली अपने लोकल मर्चेंट्स के साथ, यानी कि जो भी इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको इन्होंने ऑलरेडी जियो पेमेंट्स के कह सकते हैं पेमेंट मेथड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना मर्चेंट का मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। रिटेल में, यानी कि जो हम अभी यूज करते हैं गूगल पे और फोन पे, उस तरह का अभी इन्होंने सर्विसेज लॉन्च नहीं किया है, बट इनके प्लान्स डेफिनेटली हैं कि ये इस लेवल पे भी आगे जाके इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल होने वाला है, स्पेशली आफ्टर डिमोनिटाइजेशन एंड डिजिटल। जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, आज हम देखेंगे कि हर शॉप में आपको डिजिटल पेमेंट मेथड तो मिल रहा है। अब वो किसी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म का हो सकता है, बट हर कोई यूज कर रहा है। अभी अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करें, एक महीने में 12 से 13 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इंडिया में। सो आप साइज ऑफ द मार्केट देखिए, इतना ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। उसमें की देखा जाए तो लीडर फोन पे है, आधे से ज्यादा ट्रांजैक्शन फोन पे से होता है। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो गूगल पे, और फिर थर्ड पेटीएम। पेटीएम में काफी डिक्लाइन देखा गया है, स्पेशली आफ्टर उनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रगल कर रहा है। रिसेंटली उनको आरबीआई के से कुछ बैन्स भी लगे थे, सो पेटीएम स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे आकर के जियो भी अपना एक यूपीआई जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, और यकीन मानिए इनको यहाँ पे मल्टीपल एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है पेटीएम का डाउनफॉल। पेटीएम के डाउनफॉल की वजह से वो सेगमेंट ऑफ यूपीआई यूजर हैं जो एक अल्टरनेट खोजेंगे सूनर और लेटर। अब वो हो सकता है गूगल पे और फोन पे की तरफ शिफ्ट करें, या सेम टाइम पे वो
हो सकता है कि जियो में भी शिफ्ट करे, तो वहां पे डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा। सेकंड, जियो का जो अप्रोच रहा है हमेशा से कि पहले चीजों को फ्री करो, पहले कैशबैक दो, ऑफर्स दो, ताकि एक उनका कस्टमर बेस बने एंड अकॉर्डिंगली वो आगे जाकर के मार्केट शेयर गेन कर सके। सेम चीज मैं बहुत यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि होगी जब जियो अपना जियो पे रिटेल कस्टमर्स के लिए लॉन्च करेगा, यानी कि आम जनता के लिए। सो डेफिनेटली उस तरह के कैशबैक, स्क्रैच कार्ड्स, ये सब चीजें काफी आएंगी, काफी चीजें यहाँ पे होंगी। और देखना, हम में से कई लोग जो अभी शायद गूगल पे या फोन पे यूज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेंगे जियो पे, क्योंकि हम ऑलरेडी जियो के सर्विसेज काफी लोग यूज करते ही हैं। जैसे कि जियो फाइबर हम करते हैं, शायद हमारे से कई लोगों के पास जियो के सिम है। सो काफी चांसेस है कि एक अच्छा मार्केट शेयर यहाँ पे जियो गेन कर सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि जियो अपने पेमेंट सर्विसेज वाले जो बिजनेस है उनको किस तरह से ग्रो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, सो प्रोटेक्शन में आ जाता है इंश्योरेंस। अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस ये कंपनी प्लान कर रही है, वो ऑलरेडी एक तरह से इंश्योरेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन करेगी और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इंश्योरेंस बेचे जाएंगे, जिनके लिए ऑलरेडी इन्होंने 29 इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर रखा है। इन कंपनियों के जो इंश्योरेंस प्लान है वो इनके बनाए हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेल होंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये पॉलिसी बाजार का वीडियो जरूर देखिए चैनल पे जाकर के, जहां पे मैंने बात करी थी कि किस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंश्योरेंस सेल होते हैं। सो सेम चीज होगी कि ये एक डायरेक्ट कंपटीशन बनेगा पॉलिसी बाजार और उसी तरह की अलग अलग कंपनियों के लिए। इन सेगमेंट में इन्होंने ऑलरेडी अपना एक पार्टनरशिप बना रखी है, टाई अप कर रखे हैं। और इनका जो लास्ट सेगमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट्स का सेगमेंट। यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और ब्रोकिंग सर्विसेज को यहाँ पे ये डेवलप करने वाले हैं। और इसके लिए इन्होंने ब्लैक रॉक, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर ऑलरेडी कर रखा है 50-50% का। सो अगर मैं समराइज करूं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का एक बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, तो जैसा कि हमने बात किया कि ये एक होल्डिंग कंपनी है। इसके अंडर 4 मेजर कंपनीज हैं। जियो फाइनेंस लिमिटेड, ये एनबीएफसी होगा जो कि आरबीआई से रेगुलेटेड होगा। ये डायरेक्ट कंपटीशन देगा बजाज फाइनेंस को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। जियो लीजिंग सर्विसेज, ये वो एंटिटी होगी जो कि आगे जाकर के डिजिटल, जैसे कि हमने बात किया था, इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस को लीज पे देगी। इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, ये एक डिजिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होगा पॉलिसी बाजार के जैसा। फिर पेमेंट सॉल्यूशंस, जो कि एक डायरेक्ट कंपटीशन देगा हमारे यूपीआई के वेरियस डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर को, जैसे गूगल पे, पेटीएम। और इसी के साथ साथ इनका एक और पार्टनर है रिलायंस का वो वाला ग्रुप जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड है। अगेन ये भी एक तरह का होल्डिंग कंपनी है जहां पे ये फंडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। सो ये इनके मेजर पिलर्स होने वाले हैं बिजनेस के। इसी के लिए इन्होंने ऑलरेडी, जैसा कि हमने बात किया कि ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर ऑलरेडी किया हुआ है, जो कि ये आगे जाकर के एसेट मैनेजमेंट के लिए और ब्रोकरिंग सर्विसेज के लिए इसको यूटिलाइज करेंगे। और पेमेंट बैंक्स के लिए इन्होंने एसबीआई के साथ ऑलरेडी एक पार्टनरशिप कर रखी है। सो यहाँ पे आई होप आपको ये बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल जियो फाइनेंस का समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे जाके वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि सारा कुछ इन बिजनेस मॉडल पे ही डिपेंड करता है कि कंपनी में किस तरह की ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटी है। सो अगर मैं बोलूं तो जियो को आप एक सिंगल कंपनी मत समझिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर 4 बड़ी कंपनीज हैं और ये चारों बड़ी कंपनीज तगड़े टक्कर देने वाली हैं। इसको एक बार और समझते हैं। जो उनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस सेगमेंट है वो डायरेक्ट कंपटीशन देगा जीरोधा ग्रो, जहां पे ये इक्विटी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह कंपटीशन देंगे। ईटी मनी, इंड मनी, इनको ये कंपटीशन देने वाले हैं डायरेक्टली। पेमेंट सर्विसेज डायरेक्टली कंपटीशन देंगे, जो डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट सर्विसेज हैं, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम और साथ ही साथ क्रेड और व्हाट्सएप पे, इनको ये जाके कंपटीशन देने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस टेक के बारे में, जो कि इनकी जो इंश्योरेंस का बिजनेस सेगमेंट है, उस सेगमेंट में ये डायरेक्टली कंपटीशन देंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जो इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज देते हैं। पॉलिसी बाजार, डिजिट इंश्योरेंस, नावी, एको, ये वो ऑलरेडी इतने बड़े स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इस मार्केट में अपने आप को प्रूव किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने अच्छा रेवेन्यू मॉडल और बिजनेस मॉडल सेटअप किया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर जियो क्यों नहीं कर सकेगा? ठीक है, इसी वजह से इस सेगमेंट में भी काफी ग्रोथ पॉसिबल है। अब अगर बात करें लेंडिंग स्टार्टअप्स की, सो लेंडिंग, जैसा कि मैंने बात किया, ये काफी अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, लोकल कंज्यूमर एंड कस्टमर्स इधर उधर से पैसे या सर्विसेज उधार पे लेते हैं, बट जियो जब इसको ऑर्गेनाइज करेगा सो डेफिनेटली कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, नावी, लेसपे, मनीव्यू, क्रेड, कैश ई, सिंपल, पेटीएम भी, ये भी मनी लेंड करते हैं, तो उनको डायरेक्ट कंपटीशन देगा अपने लेंडिंग सर्विसेज से। सो अब जो कि आपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एज ए कंपनी समझ लिया है, तो चलिए अब आगे इसके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझते हैं और एनुअल रिजल्ट जो आया है उसको समझते हैं। क्योंकि अभी इसको डीमर्ज हुए 6-7 महीने ही हुए हैं, तो इनका फुल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं आया है, बट जो भी है अभी इस समय तो देखा जाए तो सेल्स इनका 1800 करोड़ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 1500 करोड़ था और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 84% पे लैंड किया है। नेट प्रॉफिट इनका हुआ है 1600 करोड़ एंड उसकी वजह से ईपीएस आया है 2.53। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि इतनी कॉम्प्लेक्स कंपनी है जहां पे इनके 4 बिजनेसेस हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो पैसा आया है 1600 करोड़,
ये किस सेगमेंट से आया है, कहां से आया है। इसके लिए इनका जो भी क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट आया है इसको स्टडी करते हैं। इंटरेस्ट इनकम इनका आया है ऑलमोस्ट 900 करोड़, डिविडेंड इनकम इनको आई है 200 करोड़, फीस कमीशन एंड सर्विस चार्जेस 151 करोड़, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस 547 करोड़, इक्विवेलेंट टू 1853 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स 1605 करोड़। अब आप यहां पे देखिए कि इनके जो ये सेगमेंट्स हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस एंड नेट गेन, यहां से इनको अभी रेवेन्यू आया है। लेकिन जो कि हमने देखा यार, इनके तो अलग अलग बिजनेसेस हैं, इनका रेवेन्यू कहां गया? इन सेगमेंट्स का रेवेन्यू अभी तक रिपोर्ट हुआ ही नहीं है। इन्होंने पैसा बनाना अभी तो शुरू भी नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा था कि ये अभी उस तरह की स्टार्टअप कंपनी है फाइनेंशियली जिसने अभी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू नहीं किया है। जैसे जैसे ये सर्विसेज ओपन होना शुरू होंगी तो इनसे वो रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपका 1600 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ये डेफिनेटली एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और ये कितना बढ़ेगा ये भी हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। सो अभी देखिए, जियो फाइनेंशियल हमने बिजनेस के इसके मॉडल को समझ लिया, लेकिन इसके फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ होने वाली है, किस तरह से बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हमको इससे सिमिलर कंपनियों को देखना पड़ेगा। यानी कि जियो फाइनेंस को समझने के लिए हमें बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस की जो होल्डिंग कंपनी है, पर्टिकुलरली मैं बोलूं तो बजाज फिनसर्व, बिकॉज बजाज फिनसर्व को हम स्टडी करेंगे क्योंकि वो भी एक होल्डिंग कंपनी है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक होल्डिंग कंपनी है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे और कंपेयर करेंगे। लीजिंग सर्विसेज के लिए कोई कंपैरिजन नहीं है तो उसको स्किप करते हैं। इंश्योरेंस ब्रोकिंग के लिए हम कंपेयर करेंगे पॉलिसी बाजार के साथ। पेमेंट सॉल्यूशन के लिए हम कंपेयर करेंगे पेटीएम के साथ। और जो इनका एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकरिंग कंपनीज हैं, इसके लिए हम कंपेयर करेंगे एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। तो क्विकली देखिए, मैं यहाँ पे ना 3 चीजों को कंपेयर करूंगा। एक तो फाइनेंशियल इंडिकेटर आरओसी, आरओई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फिर 10 ईयर का इनका प्रॉफिट ग्रोथ, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इनके मार्केट कैप टू रेवेन्यू को देखेंगे कि कितने मार्केट कैप में कितना रेवेन्यू आ रहा है। अब हम शुरू करते हैं एचडीएफसी एएमसी। यहाँ पे देखिए, इनका आरओसी, आरओई 30 के अराउंड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 70 के ऊपर है, और अगर इनका 10 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखें तो 18% है। ठीक है। बजाज फिनसर्व, जो कि मैंने बोला कि हम होल्डिंग कंपनी को देखेंगे, सो इसका जो मार्केट कैप है ये जियो फाइनेंशियल के मार्केट कैप के बराबर है, करीब करीब। ठीक है ना, ये एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आरओसी, आरओई 11-15% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 37% है, और इसका 10 ईयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो भी 18% है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्विकली पेटीएम का। हालांकि ये पेटीएम काफी स्ट्रगलिंग कंपनी है, सो इसके पैरामीटर को कंपेयर करना सेंस उतना नहीं बनता, बट इसके जो नेगेटिव आरओसी, आरओई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है, सो कुछ ज्यादा यहाँ पे कंपैरिजन नहीं बनता है, सो हम इसको स्किप करेंगे। एक अच्छा कंपैरिजन होता फोन पे या गूगल पे, बट वो है नहीं अवेलेबल स्टॉक मार्केट में, तो कंपैरिजन नहीं बन पाएगा। लेकिन जो चौथा पिलर है पॉलिसी बाजार फिनटेक, इसको हमने ऑलरेडी हमारे पॉलिसी बाजार में स्टडी किया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए, इसका आरओसी, आरओई 1% है, जो कि अभी जियो का आरओसी, आरओई है। सो और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी नेगेटिव है, जो कि जियो का ऑलरेडी पॉजिटिव पे है। लेकिन जो पॉलिसी बाजार है, इसको भी 10 ईयर्स नहीं हुए हैं, 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो है 17%। जून में अभी जो जियो फाइनेंशियल के जो प्राइस चल रहे हैं वो है 361 रुपीज। अभी जो इसका पीई है, मार्केट ने इसको 143 का पीई दे रखा है। ईपीएस इसका हमने देखा था 2.5 है, आरओसी, आरओई 1%, 1.5% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 84% है। इसका एक फ्यूचर प्रोजेक्शन करना और एब्सोल्यूट शेयर प्राइस को टारगेट सेटिंग करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि इस कंपनी को अभी ग्रो करने में और रेवेन्यू को डेवलप करने में काफी टाइम भी लग सकता है, और किस पोटेंशियल में ये रेवेन्यू जनरेट करेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक चीज का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है, वो ये कि इसका आरओसी और आरओई डेफिनेटली ग्रो करेगा। यहाँ पे जो इसका आरओसी अभी 1.5%, 1% के अराउंड है, ये एक्सपेक्टेशन रहेगा इसका कि ये 15 से ऊपर आरओसी, आरओई जनरेट करे। ऐसा क्यों? क्योंकि एचडीएफसी एएमसी 30 के अराउंड इनके इंडिकेटर्स हैं, बजाज फिनसर्व 11-15% के इनके इंडिकेटर्स हैं। सो अगर इनका एक बीच का भी नंबर लिया जाए तो 15 से 18% का आरओसी, आरओई एक्सपेक्टेशन हम इस कंपनी के साथ रख सकते हैं। हालांकि इसमें और भी सर्विसेज और बिजनेसेस का ऐड होना जरूरी है, जैसे कि पेमेंट सर्विसेज और लेंडिंग सर्विसेज, उसका इंपैक्ट यहाँ पे आएगा। लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे आप ये देख सकते हो कि इसका आरओसी और आरओई 1%, 1.5% तो नहीं रहेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो एक ग्रोथ तो इसकी यहाँ पे छुपी हुई है। दूसरा, जो आरओसी, आरओई ग्रो करेगा उसकी वजह से ईपीएस में ग्रोथ आएगी। अभी जो इसका ईपीएस 2.5 है, वो डेफिनेटली 2.5 तो नहीं रहेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा। अब ये किस रेट से ग्रो करेगा, ये डिपेंड करता है कि किस रेट से कंपनी अपने इनकम जनरेट कर रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट कर रही है। अभी जो इसका प्रॉफिट है 1600 करोड़ का, राइट, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी इनका मेजर बिजनेस से पैसा आना तो शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है। और जो कि जिस तरह से बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी एएमसी के हमने प्रॉफिट ग्रोथ देखे 18-17% के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन है कि ये मिनिमम 20% ग्रोथ से तो 10 साल में प्रॉफिट ग्रो करेगा। सो इसका प्रॉफिट ही अकेले ग्रो करेगा 1600 करोड़ से 10,000 करोड़। सो प्रॉफिट में ही इस लेवल की ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन है।
और जब ये प्रॉफिट इस लेवल का ग्रो करेगा सो ईपीएस जो अभी 2 का दिख रहा है वो ईपीएस हो जाएगा 15 का। बट मुझे लगता है कि ये काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इससे ज्यादा भी कर सकता है। बट जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एक एजुकेशनल और कंपनी को समझने के लिए ये वीडियो है, ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा और इस चीज को रीडिस्कस करके भी देख सकते हैं। एक और रैशनल अगर मैं दूं कि 10,000 करोड़ क्यों जनरेट कर सकती है कंपनी, तो बजाज फिनसर्व जिसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का है, वो अभी एनुअल बेसिस पे 15,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो जियो फाइनेंस जो आज 2.5 लाख करोड़ की है, वो सिर्फ 1600 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करे, ये बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है ये, ठीक है ना। इतनी बड़ी कंपनी इतना सा प्रॉफिट करेगी तो सस्टेन नहीं करेगी। प्रॉफिट ग्रोथ होना इसमें बहुत बाकी है। जैसे जैसे इनके बिजनेसेस एक्सपैंड होना शुरू करेंगे, बिजनेस जनरेट होना शुरू करेगा, उस तरह से पैसा आना शुरू होगा, प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा। और आज जो आप ये 1600 करोड़ का प्रॉफिट देख रहे हैं, ये डेफिनेटली 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ जा सकता है। बट हाँ, टाइम कितना लगेगा इसका मेरे को भी अभी कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने बोला ये बाकी सारी चीजें काफी डिपेंडेड हैं अलग अलग चीजों पे। जो इनके फाइनेंस बिजनेस है वो आरबीआई के रेगुलेटेड है, उनसे लाइसेंस मिलना, उनका लाइसेंस कंटिन्यू होना उस पर डिपेंड करता है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस सेगमेंट जो इनका है वो एक रेगुलेटेड रहने वाला है आईआरडीए के थ्रू। ये मैंने बात करी थी स्टार हेल्थ के शेयर के बारे में, जब हमने डिस्कस किया था तब हमने ये आईआरडीए के अथॉरिटी और उनके लाइसेंस के बारे में बात करी थी। जब तक उनको ये लाइसेंस नहीं मिलता और सक्सेसफुली नहीं चलता, ये बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगा सकता है। फिर हमने जो बात करी कि जो इनका एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट का पिलर है, ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह से ग्रो करेगा और किस तरह से ये आगे जा करके सेबी के अंडर रजिस्टर हो करके लाइसेंस मिल करके कंपनी को आगे लेके जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि कंपनी क्या है, कंपनी के बिजनेस चैनल्स क्या हैं और प्रॉफिट जो आज दिख रहा है वो फ्यूचर में किस तरह से ग्रो हो सकता है। सेम चीज हम देखेंगे जो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था अप्रैल में, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पिकअप करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि इनका डीमर्जर हुआ अगस्त 23 में, लिस्ट हुई कंपनी। ये एक कंपनी होगी जिसमें एनबीएफसी होगा, पेमेंट बैंक्स होंगे, पेमेंट एग्रीगेटर होगा और इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंटिटी होगी इसकी। सो कंपनी का कहना है कि जो इनका जियो फाइनेंशियल लिमिटेड है, यानी कि जो उनका एनबीएफसी है, वो डेफिनेटली धीरे धीरे ग्रो करेगा। जो इनकी जियो लीसिंग सर्विसेज है, वहां पे हमने बात करी थी डिजिटल इक्विपमेंट्स को वो धीरे धीरे लीसिंग पे देना शुरू करेंगे। जियो पेमेंट बैंक्स जो है, यहाँ पे ऑलरेडी यूपीआई बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जहां पे इनका कहना है कि अपकमिंग क्वार्टर्स में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अच्छा खासा रैंप अप होगा। अभी रिसेंटली ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। जो इनका छोटा सा मुंबई में, जैसा कि हमने बात किया था कि एक उन्होंने लोकल वॉइस बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है, देखा जाए तो 13 बिलियन ट्रांजैक्शन पर मंथ का जो कि इंडिया में है, उसका ये बहुत छोटा पोर्शन है। बट डेफिनेटली इनका एक्सपेक्टेशन है कि ये आगे जाकर के रैंप अप करेगा। पेमेंट सॉल्यूशन से जो इनको बिजनेस ग्रोथ है, वो डेफिनेटली ये बिलीव करते हैं कि इनका जो बैंक्स के साथ टाई अप्स है, लार्ज एंटरप्राइजेस के साथ इन्होंने जो टाई अप्स कर रखे हैं, उनसे ये काफी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेगमेंट में इन्होंने ऑलरेडी, जैसे कि हर तरह के इंश्योरेंस को ये कवर करने वाले हैं, फायर, प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस, और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी 29 इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर रखा है मार्च 2024 के अकॉर्डिंगली। और अगर एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो जॉइंट वेंचर ऑलरेडी इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ किया हुआ है। इनका जो कोर फोकस एरियाज हैं वो रेपुटेशन, रेगुलेशन, ये तो बेसिक हो गए, जिनकी जैसा कि हमने बात करी आरबीआई से, आईआरडीए से, रेगुलेशन बॉडी से अप्रूवल लेना, लाइसेंसेस लेना। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे भी अट्रैक्शन देती है वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न ऑन कैपिटल। हमने क्या बात करी थी कि इस कंपनी का अगर आरओई आरओसी में ग्रोथ आएगी तो वहां पे एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। कंपनी का वन ऑफ द फोकस एरिया है कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल को किस तरह से ग्रो कर सके। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो एक अच्छा सा स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखता है। प्रमोटर के पास 47% है, एफआईआई का 19% इन्वेस्टमेंट अभी भी है इवन आफ्टर डीमर्जर। और अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का कुछ 4% है एंड पब्लिक इसमें 20% के अराउंड शेयर होल्डिंग रखती है। आपने रिसेंटली, जैसा कि हमने बात करा था वीडियो के शुरू में, कि अगस्त के टाइम पे एफआईआईज ने और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम करी थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो इतनी ज्यादा भी कम नहीं हुई है। अभी भी एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट कंपनी के 80% स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर्स हैं। सो देखा जाए तो अभी इनका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो और अच्छा अभी इवॉल्व होगा। हमने बात करी है कि अलग अलग जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 4-5 सेगमेंट्स होंगे। इंश्योरेंस से अलग रेवेन्यू आएगा, लीसिंग से अलग रेवेन्यू आएगा, पेमेंट सर्विसेज से अलग रेवेन्यू आएगा, और इंटरेस्ट इनकम तो ऑलरेडी फाइनेंस सर्विसेज से आ ही रहा है। एंड दूसरी जगह देखा जाए तो अभी पूरा का पूरा जो इनका बिजनेस है वो इंडिया से आ रहा है, और अगर फ्यूचर में ये एक्सपैंड करके इनके कुछ बिजनेसेस और कुछ सेगमेंट्स को एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्रीज में भी लेके जाते हैं, सो वहां से भी इनके ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। एक और इंटरेस्टिंग पैरामीटर जो कि मैंने एक वीडियो में बात करी थी कि निफ्टी 50 में क्या जियो फाइनेंस अलग से इंक्लूड हो सकता है क्या, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। कंक्लूजन के तौर पे यस, कंपनी काफी स्ट्रांग है, काफी मल्टी चैनल कंपनी है, अलग अलग तरीके से इसके रेवेन्यू आने की पॉसिबिलिटी है। स्टॉक का पी जो अभी 143 दिख रहा है, ये एक झटके में कवर हो जाएगा जैसे ही कंपनी के रेवेन्यू डबल होंगे, ट्रिपल होंगे। इस कंपनी में जो कीप एन आई ऑन वाला पैरामीटर है वो ये है कि आपको इस कंपनी के सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को हर क्वार्टर में ट्रैक करना होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है
या करने वाले हैं। सो डेफिनेटली आपको आगे जा करके इसके हर क्वार्टर में किस तरह से इसके सेल्स आ रहे हैं, किन किन चैनलों से इनके सेल्स आना शुरू होते हैं, किस तरह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं, किस तरह से इनके नेट प्रॉफिट हो रहे हैं, ये आपको हर क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे अलग अलग पिलर से इनके रेवेन्यू आना शुरू हो जाएंगे, आप इसमें मोर कॉन्फिडेंट होकर के और इन्वेस्टमेंट करके कंटिन्यू कर सकते हो। बल्कि इन्वेस्टमेंट ना करके एसआईपी भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके माइलस्टोन है, हर कुछ कुछ महीने में ये कंपनी छोटा छोटा या बड़ा बड़ा अचीवमेंट करती जाएगी। जब जब ये करती जाए तब तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये था जियो फाइनेंस। इस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी है, इस तरह का इसमें अचीवमेंट्स, माइलस्टोन्स आपको ट्रैक करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।